हेलो, नमस्कार सभी को। आज बीएससी पार्ट 3 के अंदर अपना न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने किया था इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, और वहीं पे अपन ने मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये सारी बातें अपन ने की थी। ठीक है ना। तो ये देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का क्या महत्व है वो अपन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अपने पास में दो एक क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एक न्यूमेरिकल बनता है कि आपको कुछ दे दिया जाएगा और ये पूछेगा कि इसका आप न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट फाइंड आउट करो, नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अगर ये काम आप करते हो तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो लास्ट में फाइंड आउट किया था, कैपिटल Q इक्वल टू कुछ लिखा था, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में एक ये है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी Q की वैल्यू देखकर नाभिक की साइज के बारे में आप क्या आइडिया लगाते हो, वो आपको इससे पता चलता है। ठीक बात ना। तो लास्ट में देखो क्या लिखा था, उसकी मैं बात करता हूँ। अगर शुरुआत में एक आया था मोनोपोल मोमेंट, और उसको शायद मैंने लिखा था रो dv। अगर आप इंटीग्रेशन शुरुआत में काम में लेते हो तो ऐसे कुछ लिखा होगा, और इंटीग्रेशन मैंने नहीं लगाया था, आप लगाओ तो ऐसे लिखोगे, और ये आया था आपका P नोट। क्या था? P नोट आया था। ऐसे फिर लिखा था अपने डाइपोल मोमेंट, डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट, और इसके लिए अपना फॉर्मूला आया था रो dv तो था ही, और इसके साथ में था r cos थीटा और था, और फिर इसको लिखा था, या तो अपन ने P1 लिखा था, या फिर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो dz ऐसे करके कुछ लिखा होगा। फिर लास्ट में था क्वाड्रपोल मोमेंट, और उसके लिए दो टाइप के फॉर्मूले थे। अपने जो चला था वो ये था, रो dv तो था ही था, रो dv, और फिर लिखा था 3 चलो ऐसे r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर, हो सकता है r को बाहर निकाल लिया हो, और इसी को लिखा था, क्यों भी लिखा था, शुरुआत में लिखा था P2। क्या लिखा था? P2 लिखा था। फिर देखो इन्हीं से अपने z कंपोनेंट आए थे, z कंपोनेंट, और z कंपोनेंट की बात आती है तो डाइपोल मोमेंट के लिए dz इक्वल टू वहाँ से लिखा था, जो P1 है उसी को लिख दिया था। रो dv तो अपने पास क्या है? आवेश है, तो क्यों हो जाएगा? ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा? z, तो ये आ गया आपका रो dv, और ये लिखा r cos थीटा, तो ये आ जाएगा आपका क्यों z। ठीक बात है ना। फिर बाद में यहाँ से आपके पास में क्वाड्रपोल मोमेंट का जो z कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिखो तो इंटीग्रेशन लिखो रो dv, अच्छा, और ये आ गया 3r स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आपका आया था। ठीक बात है ना। ये था अपना। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की बात, ये तो पीछे की बात हुई। न्यूक्लियस के अंदर या फिर नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, मेरे हिसाब से सबको पता है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, यानी आवेश सब वो किस पर होता है? केवल प्रोटॉन पर होता है। ठीक है ना। तो अपन ने जो क्यों निकाला था, क्यों क्या लिखा था? इंटीग्रल रो dv, चलो एक मिनट, रो dv, और ये आ गया था आपका 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और है, कई बार इसके साथ 1/2 भी आ जाता है, और क्यों आता है ये उस फॉर्मूले के अंदर पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको। 1/2 कई बार इसके साथ ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। मैं एक बार नहीं लेके कर रहा हूँ, कई बार लेना होगा तो अपन बाद में बात कर लेंगे। इसी को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये आपका क्या है? क्यों, तो ये आ गया 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जब न्यूक्लियस की बात होगी, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन, यानी ये क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो आपको जैसे मान लो समाकलन की जगह पर आप एक काम में समेशन भी काम में ले सकते हो,
क्योंकि आपको पता होता है कि 5 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन इस प्रकार से, तो उनका सबका क्या कर देंगे, चतुर्ध्रुव गुण निकालेंगे प्रत्येक प्रोटॉन का, और सबका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो देखो क्या लिखूँगा, Q इक्वल टू, आपको लिखा जा सकता है, ये तो लिखा समेसन Q की जगह लिखा QI, आई वा प्रोटॉन, ठीक है, और फिर लिखा 3Zi माइनस RI का स्क्वायर। I की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब या तो ये आप याद रखोगे, या फिर Q की जगह पर क्या याद रखोगे, Q इक्वल टू 1/2 और इसके साथ में आ जाएगा, और ये सेम क्वांटिटीज आएंगी। मुख्य बात है कि आपने ये याद किया या नहीं किया। अगर ये याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखो बात आती है कि Q की वैल्यू से, इस कैपिटल Q की वैल्यू से, क्वाड्रपल मोमेंट की वैल्यू से न्यूक्लियस की साइज का पता कैसे चलता है। कई बार क्या होता है कि आपको Q आपको 0 प्राप्त होता है। चलो ऐसे लिखता हूं, देखो नंबर फर्स्ट में आपको Q 0 प्राप्त हो गया, इससे आपको ये कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियस है कैसा। तो देखो मैंने एक न्यूक्लियस ये बना लिया न्यूक्लियस, फिर बाद में इसका Z कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, और R आपका इधर कहीं भी हो सकता है R, तो ये तो आपका लिखा Z कंपोनेंट, और देखो R आपने लिखा, ये R लिखा। समझाएगी बात सबके। अगर ये स्पेरिकल है तो देखो आपके Q के अंदर यह था 1/2, चलो नहीं लेते हैं, QI और 3Zi का स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ आया था। तो कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, उन सभी पॉइंटों के लिए 3Zi स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा RI स्क्वायर के, क्योंकि RI स्क्वायर इक्वल टू क्या है, XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर। चूंकि X, Y और Z तीनों बराबर हैं, तो ये भी 3 और ये भी 3 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और आपका Q का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है जिन न्यूक्लियस के लिए, जो भी न्यूक्लियस है उनके लिए Q का मान 0 प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हो कि वो न्यूक्लियस वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, गोलीय सममित है। मैंने क्या बताया है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है। चलो इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं। एक आता है प्रोलेट दीर्घाक्ष, एक क्या आता है, प्रोलेट आता है। तो प्रोलेट के लिए आपका नाभिक का साइज यूं है, आप खुद बता दोगे, यह साइज आपकी Z है और ये आपकी साइज कोई भी, ये x y मान लिया आपने। अब आप गौर करोगे, जब आप 3Z स्क्वायर और एक लिखा R स्क्वायर, इनका जो वैल्यू है, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है, R स्क्वायर ये लिखेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। चलो Z तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक Z तो, या इसको ऐसे समझना क्यों फालतू में। आप गौर करोगे, अगर तीनों बराबर होते तो 3Z स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाता है, Q का मान क्या प्राप्त हो जाता, 0 प्राप्त हो जाता। लेकिन होता क्या है, इस साइज के लिए Z का मान तो अधिकतम है और X और Y का मान क्या है, कम है। तो आपका ये 3Z स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और Q आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ रखना, Q आपका ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी भी न्यूक्लियस के लिए Q ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी जो सिमेट्री है वो प्रोलेट होती है, यानी वो Z अक्ष के अकॉर्डिंग तना हुआ होता है, यूँ तना हुआ होता है, स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही अगर ओबलेट है, लघुवाक्ष ओबलेट के लिए 3Z स्क्वायर है वो लेस देन हो जाएगा किससे, R स्क्वायर से। ये साइज इस प्रकार से बनेगी इसकी, ये Z है तो ये ज़्यादा हो जाएगा और Z कम हो जाएगा, तो ये आपका Q आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। Q नेगेटिव प्राप्त होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस की जो साइज है, न्यूक्लियस का जो सिमेट्री है वो ओबलेट है, यानी Z अक्ष के परपेंडिकुलर स्ट्रेच्ड है वो, ठीक बात ना। फिर बाद में मैंने कल भी मैं बात कर रहा था, Q का नॉर्मली Q के अंदर E जरूर आता है, Q के अंदर E जरूर आता है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट की यूनिट लिखते टाइम देखो होना तो क्या चाहिए, Q इक्वल टू ये होना चाहिए, E 3Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये यूनिट होनी चाहिए कूलाम इंटू दूरी का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का है। लेकिन E हमेशा आता तो E को इधर कर देते हैं, तो इसकी यूनिट हमेशा यही काम में लेते हैं, मीटर स्क्वायर ही काम में लेते हैं, ठीक बात ना। अब चूँकि मीटर स्क्वायर में भी ये बहुत कम आता है Q का मान, तो होता क्या है, देखो Q का मान जो है वो
एक यूनिट काम में लेते हैं बार्न। क्या काम में लेते हैं? बार्न। इसका क्वाड्रपल मोमेंट की यूनिट लिखने के लिए बार्न काम में लेते हैं, और एक बार्न जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद में देखो इसका फिजिकल मीनिंग की जब बात आती है तो जो भी न्यूक्लियस हैं उनके लिए जे का मान ग्रेटर देन, देखो जे का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 होता है तो क्यों कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता है, यानी स्पेक्ट्रल सिमेट्रिक वो नहीं होते हैं। ठीक बात ना। एक आता है उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी एप्सिलॉन से। ठीक बात ना। एप्सिलॉन की जब बात करता हूँ तो देखो प्रोलेट के लिए एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव प्राप्त होता है, ओब्लेट के लिए आपका क्या प्राप्त होता है? नेगेटिव प्राप्त होता है। यानी अगर न्यूक्लियस का जो साइज है वो प्रोलेट टाइप का है, दीर्घाक्ष टाइप का है, तो एप्सिलॉन उत्केंद्रता है वो आपकी पॉजिटिव प्राप्त होती है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना था। फिर बाद में अपने एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो नॉर्मली आप क्यू का क्यू कैपिटल क्यू जो है वो आपको फाइंड याद करना होता है। ठीक बात है। गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे दिया, x = +r पर कोई प्रोटॉन है, कोई क्या है? प्रोटॉन है हो, तो आप क्यों निकालना है। क्यों का मतलब आप समझते हो। दूसरा सेम क्वेश्चन है आपको ये इसी के अंदर कर देता हूं कि x = ±r पर 2 प्रोटॉन हो, 2 क्या हो? प्रोटॉन हो। तो शुरुआत करता हूं आंसर किस प्रकार से। एक प्रोटॉन की बात कर लेता हूं तो Q = क्या होता है अपना 1/2, और ये लिखा QI और 3Z² - R², I लिखो, I लिख दो, ये था। जब आपका प्रोटॉन x = r पर है, x = +r पर है, तो y का मान 0 और z का मान भी क्या होगा आपका? 0 होगा। तो ये वैल्यू पुट करता हूं। एक प्रोटॉन है तो ये I लगाने का कोई मतलब नहीं, 1/2। इस QI की जगह पे क्या लिखूंगा? प्रोटॉन पर आवेश E। क्यों करो तो क्यों कर दो, 3Z² की जगह 0 वहां लिखा है। फिर माइनस इस R के अंदर देखो RI² होता है XI² + YI² + ZI², यानी XI है, तो ये लिखा जाएगा R²। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी। इस R के अंदर X भी है और X की वैल्यू कितनी है आपके पास में? R है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -1/2 ER²। पहला हो गया। अब बात आती है कि 2 प्रोटॉन हैं। 2 प्रोटॉन तो क्यों बराबर, इस प्रकार से कर लो। पहले प्रोटॉन के लिए जो +r पर है तो उसके लिए हो जाएगा 1/2 E और 0 -r²। दूसरे प्रोटॉन -r वाले के लिए 1/2 E। E यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश है, E यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन का आवेश है। आप क्यों करो तो क्यों कर देना। फिर दोबारा बात आती है x y और z दोनों 0 हैं, तो यहाँ 0 हो गया माइनस। अब यहाँ पर जो x की जगह पर -r रखेंगे और -r का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में? +r², लेकिन माइनस पहले से है, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ -r का होल स्क्वायर, ये लिखा। ये दोनों सेम हैं तो आपके पास में ये प्राप्त हो जाएगा 2 × -1/2 ER²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात ना। अब देखो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक इसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपके पास में 6 प्रोटॉन हैं। इसी न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकली क्वाड्रपल मोमेंट का कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने किया, आप क्या कर रहे हो? 6 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन ले लो, कुछ और ले लो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो उसी की बात कर रहे हैं। 6 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तो x = +−r पर हैं, फिर बाद में 2 प्रोटॉन y = +−r पर हैं और 2 प्रोटॉन z = +−r पर हैं। चलो करो। x वालों की बात कर ली। x वालों के लिए अगर मैं Q1 की बात करूं तो ये मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है -1/2 ER², ये निकाला है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये करने की कोशिश करना। ये भी आपका Q2 = भी कितना आ जाएगा? 2 तो बाहर, -1/2 ER²। मैं इसको निकाल के बताता हूँ। z = +−r के लिए आपका फॉर्मूला जो है वो लिखा मैंने 1/2 समेशन
क्यू आई और 3ZI स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। थोड़ा इधर लिखता हूँ, Z अक्ष पर क्या होता है, अक्ष और Y दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। RI स्क्वायर के अंदर अपने पास क्या है, XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर, ये दोनों 0, तो इसकी जगह बचेगा केवल ZI स्क्वायर, यानी ये चेंज हो जाएगा आपका Q3 इक्वल टू 1/2 समेशन QI 3ZI स्क्वायर और RI स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ZI स्क्वायर। समझाएगी बात मेरी। इसको इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 समेशन QI स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगा 2ZI स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल है तो समेशन QI ZI स्क्वायर। आपके पास में पहले प्रोटॉन के लिए E, ये ZI है, पहले प्रोटॉन के लिए E और इसकी जगह क्या लिखूंगा, R का स्क्वायर। दूसरे प्रोटॉन के लिए आवेश E और दूरी कितनी है, -R का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2ER स्क्वायर। तो टोटल क्वाड्रपो मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 आपका ये है तो -ER स्क्वायर दूसरा है और तीसरा है 2ER स्क्वायर। ये सारे आपस में क्या हो गए, आपके कैंसिल हो गए और Q की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। यानी ये जो न्यूक्लियन हैं ये किस प्रकार के सिमेट्रिक हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे पेरिटी और न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल है आपके एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है कि J की वैल्यू फाइंड आउट करो, J यानी नाभिकीय कोणीय संवेग आप ज्ञात करो। तो ये अपन कल बात करते हैं। थैंक यू।